मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोग आज से एक नई श्रृंखला करंट अफेयर्स की स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देश विदेश की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगे, समसामयिक घटनाएं होंगी, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा देर अपना समय वेस्ट ना करते हुए नेशनल लेवल की सबसे बड़ी खबर पर देखते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पार्लियामेंट नई बिल्डिंग पार्लियामेंट की बनने वाली थी उसको अप्रूव कर दिया है। मतलब कि सेंट्रल विस्टा प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सेंट्रल विस्टा प्लान के अंतर्गत हमारी जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया जाएगा। और इसका जो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो टाटा कंपनी को मिला है। ये सेंट्रल विस्टा प्लान से संबंधित हमारी पहली महत्वपूर्ण खबर थी। आगे की खबरों पर चलते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल इवेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर का दर्जा मिल गया है। इसका कार्यकाल 2020 के प्रारंभ होने से ही स्टार्ट हो गया है और ये अगले 2 वर्ष तक नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को भी जान लेते हैं, जहां पर एक बार टर्म आया। इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मुख्यतः इसमें जो कंट्रीज होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक में होती हैं परमानेंट मेंबर मतलब स्थायी सदस्य, और एक नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर 5 हैं और नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं। इसमें से 10 में से 5 का जो चुनाव होता है वो महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो होती है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष पर किया जाता है। 5 देशों का चुनाव महासभा द्वारा 5 देशों का चुनाव महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी देश हैं वो अफ्रीका से 3 लिए गए हैं और एशिया से 2 हैं, और उसके साथ अगर हम देखें लैटिन अमेरिका से 2 हैं, और उसके साथ देखें तो वेस्टर्न यूरोप से 2, और एक है हमारा ईस्टर्न यूरोप से। ये और यहाँ तक हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये महत्वपूर्ण निर्णयों पर लेने वाली विश्व स्तरीय एक सभा है। इसके बाद हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का कार्यकाल प्रारंभ हो गया है जनवरी स्टार्टिंग से ही। इसका चुनाव पहले ही हो गया था। अगर हम कुछ देशों के बारे में बातचीत कर लें कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो उसमें से कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड। भारत, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको, नाइजर, उसके साथ साथ सेंट विंसेंट, और अगर बात करें तो ग्रेनेडीज और ट्यूनीशिया और वियतनाम। ये नॉन परमानेंट मेंबर थे। और परमानेंट मेंबर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। इसमें से अमेरिका, रूस, चीन, चाइना, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड और फ्रांस, ये परमानेंट मेंबर थे। ये एक
बेसिक सी जानकारी रही हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। हम लोग आगे की खबर पर चलते हैं। आगे की जो खबर है हमारी, उसमें अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अफस्पा के बारे में है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में किया क्या गया है, इसमें नागालैंड को एक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और यहाँ पर 6 महीने के लिए अफस्पा को लगा दिया गया। वर्तमान समय में असम के कुछ भागों में और संपूर्ण नागालैंड में, और अगर उसके साथ साथ बात करें तो मणिपुर और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफस्पा अभी भी वर्तमान समय में भी लागू है। इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, अशांत क्षेत्रों को शांत क्षेत्र में बनाने के लिए जो हमारी जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उसको एक सुप्रीम पावर प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसके तहत उस क्षेत्र में जो भी अशांति का माहौल बनता है या विद्रोहियों की जो बातचीत होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया जाता है। आगे हम बात करेंगे, एक हाल ही में बातचीत आया है ट्रेजरी बिल के बारे में। ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी केंद्रीय सरकार का उधारी लेने का एक पत्र होता है। इसको जो जारी करने का श्रेय जाता है वो आरबीआई इशू करती है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार की या गवर्नमेंट की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ये अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म के ऋण पत्र होते हैं, उधारी पत्र होते हैं, अल्पकालिक होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज का होता है, या फिर 182 डेज का 182 दिनों का होता है, या फिर 364 डेज का होता है। मतलब 1 वर्ष से कम दिनों की इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है। और ये जो ट्रेजरी बिल्स होता है इस पर एक कीमत अंकित होती है, उसी पर ये इशू किया जाता है। ये हमारा ट्रेजरी बिल्स रहा। इसके बाद हम आगे की खबर्स में अगर चलें तो एक हमारा 2018 में खबर आई थी कि नेशनल डाटाबेस फॉर सेक्स ऑफेंडर्स, नेशनल डाटाबेस फॉर सेक्स ऑफेंडर्स, ये नेशनल डाटाबेस जो था सेक्स ऑफेंडर्स के लिए, ये 2018 में बनाया गया था। इससे संबंधित जो न्यूज है वो 2020 में इसमें जो क्रिमिनल्स हैं, यानी कि जो इसमें रजिस्टर्ड हो गए हैं लोग, जो एक प्रकार से रेप और ग्रुप जो रेप होता है और जो क्या कहते हैं सेक्सुअल लैंग्वेज को यूज करते हैं और जो बच्चों के ऊपर पोर्नोग्राफी वगैरह का प्रयोग करते हैं, इसमें से 2020 में इन जैसे लोगों की संख्या 1 मिलियन को क्रॉस कर गई है। मतलब भारत जैसे देश में 1 मिलियन से अधिक लोग नेशनल डाटाबेस में आ चुके हैं जो सेक्स ऑफेंडर्स का प्रयोग करते हैं। हम लोग आगे की बात करते हैं तो इसमें से एक हाल ही में 1-2 दिनों में गवर्नमेंट के द्वारा ड्राई रन का उपयोग किया गया है। ड्राई रन का संबंध पूछा जा सकता है एग्जाम में, किससे है ड्राई रन। ये जो ड्राई रन है ये राष्ट्रव्यापी वैक्सीन पूर्वाभ्यास है, राष्ट्रव्यापी वैक्सीन पूर्वाभ्यास। इसमें वैक्सीन के संबंध में जो हमारी कोविड-19 के संबंध में वैक्सीनेशन की प्लान चल रही है कि पूरे भारत के स्तर पर हम सभी लोगों का जो है वैक्सीन करेंगे, उससे पूर्व अभ्यास किया गया ड्राई रन के नाम से।
ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे हम बात करेंगे, भारत का एक माजुली द्वीप है, सभी लोगों ने पढ़ा है, इससे संबंधित जो खबर है, माजुली द्वीप जो है वो भारत का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। खबर आई है कि लगातार हो रही वर्षा की वजह से और अपर्दन की वजह से इसका जो एरिया है ये 352 स्क्वायर किलोमीटर था, उसमें से कमी आ रही है। मतलब कि जो हमारा ये द्वीप है जहाँ पर लोग निवास कर सकते थे, उसमें से उसके क्षेत्रफल में कमी आ रही है। और इसका रीजन क्या है? खतरनाक भारी बाढ़ और जो मृदा अपर्दन इसका मुख्य कारण है। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने सरकार को ये सजेशन दी है, सलाह दी है कि जो हमारी बिटकॉइन है इसके व्यापार पर, इसकी ट्रेडिंग पर 18% जीएसटी इम्पोज करें। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, मतलब कि अगर जीएसटी अप्लाई करने की बात हो रही है तो गवर्नमेंट शायद इसको लीगलाइज कर सकती है, लेकिन ये अभी केवल एक सलाह के तौर पर देखा जा सकता है। अगर इसको बिटकॉइन को जीएसटी के दायरे में ले आया जाता है तो इससे 7200 करोड़ रुपए की अर्निंग भारत सरकार को होगी। बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन बेसिकली अगर हम जानना चाहें तो बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम इंटरनेट के माध्यम से हम कॉइन्स को बनाते हैं। यानी कि एक पजल सॉल्व करनी होती है, पजल की तरीके से सिस्टम होता है। इसमें एक पजल को सॉल्व करने पर जो पजल सॉल्व होगी उसकी जगह पर हमें एक बिटकॉइन, और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, पूरा ये डार्क नेट की तरीके से काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके अंतर्गत अगर ये लीगलाइज हो जाता है तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो काला धन है वो इसके दायरे में नहीं आ पाएगा। मतलब कि एक प्रकार से इससे वो वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और भी चीज़ों में ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जा सकती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी यूज की जा सकती है, बैंकों के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब बिटकॉइन की खासियत देख लें, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। मतलब इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होने का मतलब नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। उसके साथ साथ नो फिजिकल फॉर्म, उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो इसकी सप्लाई है, जो इसकी सप्लाई है बिटकॉइन की, वो सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो हमने बिटकॉइन के बारे में जानकारी ली, ये अभी केवल सलाह है, इसको इम्पोज नहीं किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फैटी एसिड की मात्रा को कम करने के लिए प्रस्ताव दिया है। इसके अंतर्गत जो हमारे खाद्य पदार्थ है उसमें फैटी एसिड जो वर्तमान समय में लगभग 5% होती है, उसकी मात्रा 2021 में 3% तक कम करने और 2022 तक 2% तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया। तो हम सबसे पहले फैटी एसिड के बारे में जान लेते हैं। तो जो फैटी एसिड होते हैं या फैटी एसिड की जगह पर पहले ट्रांस फैट सीख लेते हैं। ट्रांस फैट क्या होती है? ट्रांस फैट जो होती है ये वनस्पति तेलों या वनस्पति पदार्थों पर हाइड्रोजनीकरण की क्रिया से प्राप्त पदार्थ होते हैं। इसमें हाइड्रोजनीकरण किया जाता है
हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और ये वनस्पति तेलों या पदार्थों पर करके ट्रांसफैट को प्राप्त। कुछ नेचर में भी ट्रांसफैट होती है, जानवरों के दूध में या मांस में, ये नेचुरली ऑकरिंग ट्रांसफैट होती है। तो हम लोगों ने यहाँ तक जानकारी ली। पिछले कुछ 2-3 दिनों की जो करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ें थी जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना जरूरी था, ये एक संक्षिप्त में थोड़े समय में अल्पकाल में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी थी। थैंक यू दोस्तों।